नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube के इस नए प्लेटफॉर्म पे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता के बारे में। और बीपीएससी से कई बार इससे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और इसके अंतर्गत हम 5 या 4 बिंदुओं के तहत पूरी न्यायिक समीक्षा को देखेंगे। और इस पूरे डिस्कशन के बाद आपको इस टॉपिक पे एक बेहतर समझ विकसित करने में मदद मिलेगी। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। जुडिशियल एक्टिविज्म का हिंदी में मीनिंग होता है न्यायिक सक्रियता। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसको इस रूप में समझने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार के शासन व्यवस्था, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, लोकतांत्रिक के अंतर्गत संसदीय हो या राष्ट्रपति शासन व्यवस्था हो या किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, वो शासन का संचालन सुचारू पूर्वक तब चल सकता है जब उसमें क्या हो, शक्ति का जो है पृथक्करण हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कहा गया है कि विधायिका और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है, ताकि जो बॉडी कानून बनाए और उसको लागू करे वही न्याय करने का काम ना करे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तो शासन में जब पृथक्करण होगा, अलग अलग बॉडी का जब अलग अलग काम का वो निष्पादन करेगा, तो शासन का संचालन उतना ही सुचारू पूर्वक चलेगा। तो इस क्रम में जो न्यायिक सक्रियता होता है वो न्यायालय की एक ऐसे कार्य होते हैं, न्यायालय की ऐसी सक्रियता होती है जिसके अंतर्गत न्यायालय अपने सीमा को तोड़ते हुए विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे। तो यही है न्यायिक सक्रियता, मतलब न्यायालय की सक्रियता जो है बढ़ जाती है। किधर की ओर बढ़ती है? विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों के तरफ। मतलब न्यायालय जब अपने संविधान द्वारा निर्धारित दायरे को तोड़ते हुए विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है, तो इस प्रकार की जो सक्रियता है न्यायालय की, इसी को कहते हैं न्यायिक सक्रियता। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गए। अब अगर इसमें कुछ फैक्ट्स की बात करें, इस फैक्ट्स को आप इंट्रोडक्शन में डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं, अगर संभव हो तो वहां पे लिखना चाहिए। फैक्ट्स इसमें यही है, इसका प्रारंभ सबसे पहले अमेरिका में किया गया था और बाद में इसका विस्तारित रूप में जो है भारत में भी संचालन होना प्रारंभ हो गया। ये जो है एक जनहित याचिका नामक शब्द होता है, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, पब्लिक इंड्यूस्ड लिटिगेशन, उससे खास तौर पे ये संबंधित होता है। और भारत में इसको इंट्रोड्यूस करने का काम जो है 2 व्यक्तियों को जाता है, जैसे एक वी.आर. कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती को। तो ये कुछ इसमें फैक्ट्स आप इसको लिख सकते हैं। और ये जो है न्यायिक संयमता, ये तो न्यायिक सक्रियता हुआ। अगर न्यायालय सक्रिय है इस सब कार्य में कि विधायिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे, तो न्यायिक सक्रियता। लेकिन एक इसका उल्टा अवधारणा जो है वो है न्यायिक संयमता, मतलब न्यायालय जब खुद को संयमित करे अपने कार्यों में, वो कहेगा कि नहीं, ये विधायिका का काम है, ये कार्यपालिका का काम है, हमारा काम है सिर्फ न्याय करना। तो ये जो न्यायिक सक्रियता है, न्यायिक संयमता की उलट अवधारणा है। ठीक है, अब देखिए बिहार से रिलेटेड कुछ वैसे फैक्ट्स इसमें आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि सबसे पहली बार जो न्यायिक सक्रियता की बात हमें दिखाई देती है भारत के पूरे अब तक के आजादी के बाद से 70 वर्ष के इतिहास में, वो तब दिखाई देता है जब भागलपुर में एक जेल वहां पे अब भी है, जो वहां पे 100 विचाराधीन कैदी को जो है बिना मामले की जो है सिद्धि के वहां पे रखा गया था। वो विचाराधीन था, उस पे जो है ट्रायल चल रहा था, लेकिन तब तक उसको कारागार में बंद किया हुआ था। उसी समय क्या हुआ, तो पुलिस आयोग के एक अध्यक्ष थे श्री के.एफ. रुस्तम जी, उन्होंने एक लेख लिखा इस पे कि इतने कैदी जो है यहाँ पे विचाराधीन मामलों में कारागार में बंद है। तो इस लेख को जो है एक एडवोकेट थे श्रीमती हिंगो रानी, वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 के तहत, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत, वो उसको क्या करता है, कोर्ट में मतलब ले जाता है। उस लेख पे कहता है न्यायालय को कि आप कदम उठाइए। और इसी पे क्या करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लेख को आधार बना के ये आदेश देता है कि जिन कैदी पे
अब तक 18 महीने जिनके हो गए और अब तक उसका ट्रायल पूरा नहीं हुआ, तब भी उसको अगर कैद में रखा गया है तो उसको आप जो है कैद से छोड़ दीजिए। तो इसी प्रकार यहीं से सबसे पहले न्यायिक सक्रियता की अवधारणा आपको दिखाई देती है। तो ये बिहार से संबंधित है, तो ये बड़ा रोचक तथ्य है, तो इसको भी आप याद रखें। अब चलते हैं कारण, कि ये जो न्यायिक सक्रियता है ना, न्यायालय को ऐसा करना क्यों पड़ता है, इसके कुछ कारण होंगे। तो कुछ कारण होंगे, तो आप यहाँ पे हम 8 7 8 डिस्कस करेंगे, तो आप कम से कम 5 को याद रखें कि कारण क्या है, कि क्यों जुडिशियल एक्टिविज्म जो है आज के समय में ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो सबसे पहला कारण इसमें आप देखिए कि आजकल जो है सरकारें प्राय खराब गुणवत्ता का प्रदर्शन कर रही है। सरकार का जिस उद्देश्य से सत्ता में आई है, जिस जो काम को उसको करने चाहिए, वो सब काम सरकार कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाती है। तो ऐसे में क्या होता है, तो लोकहित के जो विषय है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो उसी को पूरा करने के लिए कभी कभी न्यायालय को आना पड़ता है। अगर इसमें आप दूसरे कारण की बात करें, तो जो विधायिका है और कार्यपालिका है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही से कभी कभी नहीं कर पाते। तो उस सही से जब जितना स्तर तक वो सही से नहीं कर पाते, उतने में वो न्यायालय वहां पे आके उसको पूरा करने का प्रयास करता है। और तीसरा इसमें देखिए कि अनेक ऐसे मुद्दे हैं भारत के अंतर्गत जिसपे कानून का क्या है, अभाव है। अब जब कानून का अभाव है, तो न्यायालय को बीच में आके उस कानून का तत्काल निर्माण करना पड़ता है। जैसे 3 तलाक का जब मुद्दा आया था, तो 3 तलाक पहले से कोई कानून नहीं था कि 3 तलाक दंडनीय अपराध है, इस तरह का कोई कानून नहीं था। तो न्यायालय को बीच में आके ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था अल्पकालिक समय के लिए करना पड़ा, तो फिर इसके लिए भी न्यायालय को आना पड़ा। तो ये भी एक जुडिशियल एक्टिविज्म है। अगला अगर आप देखें, तो भारतीय संविधान जो है, इसके अनेक ऐसे प्रावधान है। जैसे आप आर्टिकल 142 को देखेंगे, तो उसमें उच्चतम न्यायालय को ऐसा अधिकार है कि वो किसी विषय पे जिस पे कानून का अभाव है, उस पे जो है वो कानून का निर्माण कर सकती है, या कार्यपालिका को इसके तहत एक आदेश दे सकता है कि आप जो है फलना काम को इस तरह से अब तक करें जब तक कानून नहीं आ जाता नया। ठीक है, अगला जो 5वां कारण है वो है कि सरकार का चुनाव जो होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है, वो जनता के द्वारा होता है। और कई बार क्या करती है सरकार, तो जनता का जो मूड है वो उसके विरोध में न चल जाए, विपक्ष में न चले जाए, उसको भांपने के प्रयास से या उसको अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से कई बार स्ट्रांग डिसीजंस लेने से डरते हैं, और इस कारण कुछ जो काम उसको करना चाहिए वो नहीं कर पाते। जब नहीं कर पाते तो लोकहित प्रभावित होता है। तो उससे क्या हुआ, मतलब आप पॉपुलरिज्म के आधार पर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हम लेंगे ये निर्णय, तो जनता का मूड जो है हमारे पक्ष से दूसरी तरफ जो है डाइवर्ट हो सकता है। तो फिर जुडिशरी को आना पड़ता है कि नहीं, ये तो आप नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो आप वहां पे फिर जुडिशरी को आके वहां पे मामला को देखना पड़ता है। अब एक और जो आप देख सकते हैं इसमें अगला कारण, वो है कि संवेदनशील जो कुछ मामले होते हैं, जैसे मान लीजिए कि 370 का मामला हो या 35A का मामला हो, उस पे क्या करेगी सरकार ना, निर्णय लेने से बचेगी कि नहीं हम नहीं लेंगे। जैसे राम मंदिर का मामला को लीजिए, तो राम मंदिर पे सरकार जो है सीधे प्रयास नहीं कर दी कि हाँ एकदम बनाना ही है, तो वो कोर्ट पे कभी कभी छोड़ देता है कि इससे क्या हो, तो एक नेशनल इंटरेस्ट जो है इस प्रकार से प्रभावित ना हो जो कि सरकार ने ये काम कर दिया। लेकिन उसी आदेश को जब कोर्ट पारित कर देता है तो सरकार उसको कर देती है। मतलब कुछ संवेदनशील मामलों पर सरकार निर्णय लेने से जो है बचती है, तो इसलिए भी जो है वो काम नहीं हो पाता है। कभी कभी क्या होता है कि सरकार कुछ ऐसे आदेश को पारित कर देती है जो कि न्यायालय को लगता है कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए था, लेकिन उसको कार्यपालिका कर देता है। जैसे आप देखिएगा कि एक NJAC का गठन हुआ था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। उसमें क्या था, न्यायाधीश के नियुक्ति की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था, लेकिन न्यायालय ने देखा कि ये हमारे दायरे में हस्तक्षेप है, तो फिर से न्यायालय को वहां पे आना पड़ा। कई बार सरकार जो है देखती है कि कुछ लोकहित के ऐसे मसले हैं जिसको जल्द सुलझाने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार उसमें टाल मटोल करते रहती है। तो ऐसे में क्या होता है, तो न्यायालय को जो है आना पड़ता है, क्योंकि लोग जो है एक आशा की निगाह से न्यायालय की तरफ देखते हैं। तो ये सब कुछ कारण हैं जिसके कारण जुडिशियल एक्टिविज्म
होता है, न्यायालय को आना पड़ता है। अब आइए इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, प्रभाव क्या होगा। जब जुडिशियल एक्टिविज्म है तो इसका प्रभाव क्या क्या होता है। तो इसके प्रभाव फिर से दो प्रकार के, एक सकारात्मक प्रभाव, एक नकारात्मक प्रभाव। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसके सकारात्मक प्रभाव क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें देखिए कि विगत कुछ वर्षों में सांसद की जो गुणवत्ता है या उनकी भूमिका है उसमें गिरावट आया है। इस जब भूमिका में गिरावट आ गया है तो उसको संतुलित करने के लिए जो है कई बार जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत आना पड़ा है सांसद को। तो सांसद को जब जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत आना पड़ा तो वो काम हो गया, तो एक सकारात्मक प्रभाव ये हो गया। जैसे आप देखेंगे कि प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ का एक मामला था जिसमें पुलिस सुधार हेतु सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिशा निर्देश दिए, तो वो एक पुलिस सुधार के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब दूसरा आप देखिए कि संविधान के अंतर्गत कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो न्यायिक पुनरीक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत ही वो न्यायिक पुनरीक्षण होता है, और उसके तहत क्या होता है, जो कुछ लूप होल्स सरकार के द्वारा बनाए गए लॉ में रह जाते हैं या फिर कुछ जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पारित हो जाते हैं तो उसको भी जो है वो इसके माध्यम से ठीक कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि गरीब के मसले, जैसे वर्तमान में प्रवासी की समस्या है, तो सरकार तो अपने तरफ से कर रही थी लेकिन कुछ कुछ खामियां बची हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आके जो है उसको सॉल्व किया और प्रवासी को जो है जल्द से जल्द राहत मिले इसके लिए प्रावधान किया। एक और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखिए कि दिल्ली में जो है कई बार देखा गया कि कचरे का ढेर लगा हुआ था। ऐसे में जब न्यायालय आके सरकार को आदेश दी कि आप जल्द से जल्द इसका निपटान करें, तो उसमें क्या हुआ, तो सरकार को जल्दी से जल्दी करना पड़ा, तो इससे लोगों को क्या हुआ, उससे जो है छुटकारा प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो है इसके सकारात्मक, जैसे एक तो और आप देख सकते हैं कि जैसे चारा घोटाला है, 2G घोटाला, कोल आवंटन, महिला सुरक्षा के लिए दिल्ली के विभिन्न स्थान पे सीसीटीवी कैमरे हैं, ये सभी न्यायालय के हस्तक्षेप से ही लगे हैं। तो ये भी इम्पैक्ट्स हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसके न्यायिक सक्रियता के। अब आइए निगेटिव इम्पैक्ट। निगेटिव इम्पैक्ट के तहत अगर आप देखें तो इसमें क्या होता है कि देखिए विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तीनों का एक कार्य करने का दायरा है। लेकिन जब न्यायालय अपने दायरे को तोड़ के इधर आएगी तो वो विधायिका का कार्य करने लगती है, कार्यपालिका का कार्य करने लगती है, जो कि संवैधानिक तौर पे ये गलत है। सत्ता के पृथक्करण जो है इसके मानकों के एक विपरीत है, तो ये निगेटिव इम्पैक्ट। दूसरा आ गया कि सरकार के जो विभिन्न अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसके बीच आपसी मतभेद जो है वो काफी बढ़ जाएंगे। अब तीसरे प्रावधान को अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट अगर न्यायिक सक्रियता के तहत इस प्रकार का हस्तक्षेप करती है, तो अगर कार्यपालिका का कोई काम सुप्रीम कोर्ट कर दे तो कार्यपालिका का काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास तो ऐसा कोई योग्यता है नहीं, समझ है नहीं, एक्सपर्टीज है नहीं, तब भी अगर न्यायालय इस प्रकार का काम करे तो उसमें कुछ और खामियां उत्पन्न हो जाती है। अगले अगर खामियों को इसमें देखें तो विधायिका या कार्यपालिका अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पाती है तो इसको सबक सिखाने का जो काम है वो जनता का है, कि जनता अगले बार उसको चुने ही ना और वो सत्ता में ना आए, तो इस प्रकार से उसकी गलतियों का एहसास, तो न्यायालय इसमें उसको नहीं बल्कि जनता उसको जो है सबक सिखाए। तो इस प्रकार के कुछ निगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। अब आइए आप कंक्लूजन की बात। कंक्लूजन की बात जब भी करें तो हम बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे कि निश्चित रूप से न्यायिक सक्रियता का जब से कंसेप्ट भारत में आया है तब से सरकार जो है बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन न्यायालय को भी ये समझना होगा कि उसे अपने दायरे का ध्यान हो और वो जो है किसी भी रूप में सत्ता के पृथक्करण जो संविधान की एक घोषणा है, एक प्रावधान है, उसे किसी भी रूप में प्रभावित न करें। तो न्यायालय को भी और सरकार को भी चाहिए कि सरकार अपने अगर कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीका से करे तो न्यायालय को ऐसा मौका ही ना मिले कि न्यायिक सक्रियता के तहत उसको इसके मामले में हस्तक्षेप करना पड़े। तो इस प्रकार से आपको बैलेंस स्टेटमेंट जो है कंक्लूजन के रूप में देना है। और इस पे अगर आए हुए क्वेश्चंस को देखें तो 64th बीपीएससी में एक क्वेश्चन से पूछा गया था, बहुत ही आसान किस्म के। अगर ये चारों बिंदु आपको यहाँ से मालूम होते तो आप वहां पे एक 38 मार्क्स के क्वेश्चन को इजिली 2-2.5 पेज में, 3 पेज में, 4 पेज में लिख के आप उसको जो है प्राप्त कर सकते थे। तो आज बस जुडिशियल एक्टिविज्म में इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।